हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस साइड प्रियांक। तो आज हम बात करेंगे पीएसयू बैंक्स के बारे में। ठीक है, पीएसयू बैंक्स का जो इंडेक्स है पहले हम उसको चेक करेंगे और फिर कुछ पीएसयू बैंक्स को भी देखेंगे, क्योंकि इस वीक में बड़ा अच्छा ब्रेकआउट आया है। ठीक है, और आई वुड से कि लगातार पिछले 3 महीने से ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स। ठीक है, तो इनको थोड़ा स्टडी करते हैं क्या इसमें बन सकता है क्या नहीं। तो अभी हमारे सामने है पीएसयू बैंक का इंडेक्स जो आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी पीएसयू बैंक। ठीक है, और मेरे पास मंथली चार्ट ओपन है। सो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हम लोग जो है इस इंडेक्स को लगभग लगभग 8,000 से 96,000 के बीच में, सॉरी 9600 के बीच में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, 8,000 से लेकर 9600 के बीच में मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम आने वाले दिनों में इजीली इसको देखेंगे। और इसके बाद उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर मार्केट इतना ही अच्छा चलता रहा इलेक्शंस की वजह से या किसी और रीजन से, तो ये यहाँ पर भी जा सकता है। हालांकि जो ऊपर वाला टारगेट है वो बहुत ऊपर है अभी फिलहाल के लिए, 13,950 से लेकर 16,100 तक का ये जो जोन है ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 1-2 सालों के अंदर हो सकता है प्रोबेबली। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग अपना ध्यान रखेंगे 8,000 से 9600 वाले टारगेट पर। करंट प्राइस चल रहा है 6600। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर आप इस प्राइस को देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 2009 से 2010 के बीच में पीएसयू बैंक्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, जो कि लगभग 1200 से लेकर और 5400 तक गई थी। तो लगभग लगभग 4 से 4.5 गुना रिटर्न जो है यहाँ पर पीएसयू बैंक्स ने दिया था। ठीक है, अब आप उसके बाद देखोगे 2010 के बाद जैसे कि पीएसयू बैंक सिर्फ कंसोलिडेशन में थे, सिर्फ कंसोलिडेशन में थे। ठीक है, और कंसोलिडेशन में आने के बाद कोविड के ड्यूरेशन जो क्रैश आया, उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जो नोटिस करने वाली बात थी, कि 2009 से पहले तक के जितने भी लोगों ने पीएसयू बैंक्स बाई किए थे, तो इंडेक्स क्या शो कर रहा है कि उन सभी लोगों के, जैसे 2009 के बाद जितने भी लोगों ने बाई किया, यहाँ कहीं बाई किया होगा, यहाँ बाई किया होगा, उन सारे लोगों को उसने कैपिचुलेट किया। कैपिचुलेट करने का मतलब है कि उन सारे लोगों को पैनिक में लाया, और जितने भी वीक हैंड्स थे उन लोगों ने सोचना स्टार्ट किया होगा इस ड्यूरेशन में कि हमने तो इन्वेस्टमेंट बहुत गलत कर दिया है, क्योंकि पिछले 9-10 साल से लगभग जो है कोई रिटर्न इसमें देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद प्राइस आया, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया, और उसके बाद आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग रैली चली, और उसने अभी जाकर 2023 में एंड में लास्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने 13 साल पुराना, लगभग 13 से 14 साल पुराना हाई जो है वो इन्होंने ब्रेक कर दिया है। तो जब इतना बड़ा लेवल ब्रेक हो रहा है, इतने सालों पुराना एक लेवल जो है ब्रेक हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो इंटरेस्ट है बायर्स का, जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का, वो बहुत तेज़ी से आने वाला है। और उसकी वजह से हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले पूरे साल पीएसयू बैंक इतनी तेज़ी से बढ़ा है। बढ़ा तो देखो कोविड के बाद से ही ये लगातार ऊपर आ रहा है। ठीक है, बट पिछले 3 महीने से लगातार हम जो मोमेंटम देख रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मोमेंटम जो है यहाँ से पहले कुछ खास कम होने वाला नहीं है। ठीक है, सो अगर ये इंडेक्स इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और अगर हम देखें अभी भी, अगर हम देखें तो हमारे जो टारगेट्स हैं, वो पहला टारगेट अगर देखें तो वो भी लगभग लगभग 20% ऊपर है। ठीक है, 20-21%, और अगर ऊपर वाला टारगेट भी मीट हो जाता है तो लगभग लगभग 46% ऊपर है। सो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पीएसयू बैंक्स के अंदर अभी इजीली 20% से लेके 50% तक का मूव बाकी है इस लेग में। ठीक है, इस लेग से मेरा मतलब क्या है, जैसे देखो नीचे से एक लेग चली, फिर कंसोलिडेशन आया। ठीक है, फिर एक लेग चली, फिर कंसोलिडेशन आया, फिर ये लेग चल रही है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यही लेग बहुत छोटा सा कोई करेक्शन करके मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्राइस जो है इस जोन तक पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी बड़ा अच्छा गेन अचीव किया जा सकता है। डेफिनेटली अगर कुछ करेक्शन आ जा रहा है, थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन कर रहा है, कूल डाउन हो जा रहा है, तो वो तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए एंट्री करने के लिए। यूजुअली प्राइस जब इस तरह के हाईज को ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी टाइम तक इस लेवल को रिटेस्ट नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये इस तरह से ब्रेक करके चला जाता है तो एग्जैक्टली इस लेवल को रिटेस्ट करे, यानी कि जो हमारा 5375 का लेवल है, ये तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पर आए। ठीक है, 1-2 महीने, एंड देन वी कीप मूविंग अप टू दिस जोन। ठीक है, फिर इस जोन में आने के बाद हम पहला करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह का कि मार्केट ने, जैसे देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, थोड़ा पीछे जाके अगर हम देखें तो मार्केट देखो जब पहली बार अपना प्रीवियस हाई मार्केट ने ब्रेक किया था, ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद एक जो ये स्ट्रॉन्ग लेग आई थी उसके बाद करेक्शन आया था। सिमिलरली मैं एक स्ट्रॉन्ग लेग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद ही कोई करेक्शन यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आए। ठीक है, जैसा हमने रिलायंस में भी रिसेंटली देखा, देखो जब मार्केट ने, ये डेली चार्ट है, ये छोटा चार्ट है, जो हाई भी था वो भी सिर्फ 2 साल पुराना था, तो आप देखोगे मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, उसके बाद करेक्शन आया, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो प्राइस ने वापस इस रेंज को रिटेस्ट नहीं किया, ना इस रेंज को किया, ना पिछले हाई को किया। देख रहे हो,
इस हाई को रिटेस्ट नहीं किया। मैंने इस दिन भी वापस से अपडेट किया था 24 जनवरी को, यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी कि यहीं से मार्केट पंप होने के चांसेस हैं। प्राइस ने इसको बिल्कुल टेस्ट नहीं किया और इस तरह से गया। तो सिमिलर एक्सपेक्टेशंस मैं रख रहा हूँ कि अगर मार्केट जो है यहाँ से जाए, ठीक है, और एक हल्का सा करेक्शन करे, कुछ इस तरह का यहाँ तक का करेक्शन करे एंड देन पंप, अगर ऐसा होता है तो हमें यहाँ पर बड़ी अच्छी एंट्रीज मिलेगी पीएसयू बैंक्स में। ठीक है, देखो डायरेक्टली यहाँ पर मैं बाई नहीं करना पसंद कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। इतनी ऊपर बाई करेंगे, फिर करेक्शन आता है तो हम अपनी पोजीशन में कई बार लंबे लंबे दिनों के लिए ट्रैप हो जाते हैं। कभी कभी जो है हम फोर्स कर दिए जाते हैं मार्केट के द्वारा, कोई बड़ा डे आ जाता है, फिर हम लोग पैनिक सेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम सोचते हैं कि नहीं मार्केट अभी श्योर नहीं है, हमें थोड़ा लेट जल्दी बाई कर लिया, थोड़ा लेट बाई करना चाहिए था। तो उन सब चीज़ों से बचने का तरीका यही है कि फोमो में बाई नहीं करना है। थोड़ा सा करेक्शन अगर मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर चार्ट है, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। मैं एक्सपेक्टिंग की ये 9,000 10,000 के आसपास तक जल्दी पहुंच जाएगा, आने वाले 2-3 महीने के अंदर पहुंच जाना चाहिए। एंड देन आफ्टर सम कंसोलिडेशन, सम स्विंग्स मे बी ना 6 मंथ और 9 मंथ्स और 1 ईयर के टाइम के बाद हम एक्सपेक्टिंग कि ये वाला टारगेट भी मीट होगा। मतलब ये जो साइकिल चल रही है अप ट्रेंड की पीएसयू बैंक्स की, ये 13,000 से 15,000 से पहले रुके, ऐसे चांसेस बड़े कम है। आने वाले 2 साल पीएसयू बैंक्स के लिए बहुत बढ़िया हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर हम कुछ पीएसयू बैंक्स देखें भी तो सबसे पहले अगर देखें तो पीएनबी बैंक देखो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो पीएनबी बैंक सिमिलर देखो, आप देखोगे तो वही 2009 के बाद इन सबके हाई बने। आप देखोगे 2009 के बाद एक बढ़िया ले गई जो कि 278 तक गया प्राइस। ठीक है, 278 के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया और कोविड के टाइम पर तो बहुत तेजी से गिर गया। ठीक है, अभी की सिचुएशन क्या है? सो मेरे नज़र में जो है मार्केट के ये 2 हाई इंपॉर्टेंट है, 278 और 231। ठीक है, तो अभी 231 जो है वो जल्दी से ब्रेक नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। और ये जो जोन है हमारे पास, ठीक है, 129 से 164, ठीक है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। सिंपली लिखे तो इसको हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से ये जो जोन है यहाँ पर, ये जो सेंटर पॉइंट है 130 से 140 का, दिस शुड वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मेरे हिसाब से ये वर्क करना चाहिए और अगर ये वर्क करता है तो मैं कुछ इस तरह का प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर जो हमारी ये रेंज बनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर जो बनेगी, इसकी फेयर वैल्यू जो बैठेगी वो लगभग 100 रुपये और 95 के आसपास बैठेगी। और 100 रुपये के आसपास या फिर इस जोन के बीच में अगर कहीं भी मुझे एंट्री मिलती है तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये पीएनबी की बहुत ही बढ़िया एंट्री होने वाली है। बट अगर मिलती है तो, क्योंकि जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है तो हमें उस ट्रेंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि प्राइस हमारे तरीके से रिएक्ट करे। प्राइस वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसा वो करना चाहता है, तो अगर वो सीधे ऊपर जाना चाहता है तो वो जाएगा। ठीक है, बट अगर वो करेक्शन करके यहाँ आता है, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे बाई करना मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की इसलिए है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 125 चल रही है और मेरा टारगेट अगर 140 का रहेगा या 135 का रहेगा तो मेरा इनवैलिडेशन बहुत नीचे हो जाएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बन नहीं रहा है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये वाला हाई करंट लेग में ब्रेक हो जाए एक ही बार में। एक बार करेक्शन आ जाए, प्राइस ऊपर जाए, इस हाई को ब्रेक करे और इसके ऊपर फिर डायरेक्टली ये 278 का लेवल है, बीच में कुछ है ही नहीं। ठीक है, मतलब अगर प्राइस 231 डायरेक्टली भी ब्रेक कर दे रहा है तो फिर नो डाउट आई विल टारगेट की मार्केट 280 यहाँ से जाना चाहिए पीएनबी का। अभी भी वही टारगेट है, बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर 20-25% का करेक्शन कर दे मार्केट तो बहुत ही शानदार जो है यहाँ पर बाइंग बन सकती है पीएनबी के अंदर। ठीक है, दूसरा बैंक जो है वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। इसके बारे में काफ़ी टाइम पहले मैंने एक चार्ट एनालिसिस पोस्ट की थी डेली या वीकली चार्ट पर। ठीक है, ट्विटर पे भी किया था, फ्रंट पेज पर भी किया था, टेलीग्राम में भी किया था। तो हमने देखा था कि यहाँ पर एक बढ़िया स्ट्रक्चर, बढ़िया कंसोलिडेशन था जो कि अच्छे खासे टाइम से हुआ, फिर एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पर मैंने बाई किया था। ठीक है, टारगेट ऑफ हेड एंड शोल्डर कह लो या फिर कप एंड हैंडल कह लो, उनका टारगेट एकदम स्ट्रेट बुक भी हुआ था। सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर प्राइस वहाँ पर चला गया था वापस। अगर आप देखोगे तो बाई जोन के आसपास आया प्राइस, एग्जैक्टली टच नहीं किया, पास से गया और अभी फिलहाल 57 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो अगर इस चार्ट को हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें कि इससे हमें और क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग अभी इसमें रख सकते हैं कि हम यहाँ से क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो जो नेक्स्ट लेवल है 57 है, बहुत पास में है। ठीक है, बट अगर इस जोन के ऊपर प्राइस सपोर्ट बनाता है, ठीक है, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। अगर मार्केट जो है यहाँ पर जहाँ चल रहा है यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन करके एंट्री दे, अगर प्राइस यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर ले इस जोन के आसपास, इसको ब्रेक करके, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट 2014 का जो हाई था जो कि लगभग है
90 रुपीज़ के आसपास इसकी तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये एकमात्र जोन अभी जो है जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए 51 से 57 का है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे प्राइस चल रहा है। अगर ये ब्रेक कर देता है देन इट शुड गिव फ्रेश एंट्रीज। तो फिलहाल के लिए मैं इसमें एंट्री में इसमें भी वेट करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट बैंक है हमारे पास यूको बैंक। ठीक है, तो यूको बैंक के जो पुराने लेवल्स हैं वो हैं हमारे पास, एक है 30 रुपीज़ ब्रेक हो चुका है, ये दूसरा स्ट्रॉन्ग लेवल 43 का ब्रेक हो चुका है। अभी जो रीसेंट नेक्स्ट लेवल मुझे दिखाई दे रहा है वो 57 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे रहा है। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ तो चला जाए। ठीक है, यहाँ तो इसको इसी लेग में चले जाना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि इस जोन के अंदर अगर आप थोड़ा पिछला टाइम भी देखोगे तो मार्केट ने पहली बार भी इस जोन के अंदर कंसोलिडेशन किया था। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इस तरह का कंसोलिडेशन करके इस रेंज में जाए। ठीक है, अब जब ये नीचे की तरफ आएगा, जरूरी नहीं इतना नीचे आए, हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट ले, हो सकता है यहाँ पर ले, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी बनाए इस जोन के अंदर जहाँ पर बाइंग सेटअप अच्छे बने, तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसी रेंज के अंदर प्राइस फिर से एक बार घूमे। ठीक है, लेकिन जितनी बड़ी रेंज पिछली बार थी इतनी बड़ी रेंज इस बार होने की एक्सपेक्टेशन मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई प्राइस किसी कंसोलिडेशन को ब्रेक कर रहा होता है तो वो अक्सर तेज मोमेंटम से करता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर प्राइस यहां से यहां तक लगभग 2 साल लगा रहा था, तो यहां से यहां इस बार के इस पूरे प्राइस एक्शन में मेरे हिसाब से 6 से 8 महीने बहुत ज़्यादा है। 6 से 8 महीने के पहले ही प्राइस को ये कंसोलिडेशन कवर करके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और फिर जाके इन सारे लेवल्स के आसपास जो यहाँ पर जो लेवल दिख रहा है आपको, ये 88 के आसपास टारगेट करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें मेरे पास डायरेक्ट कोई बाइंग नहीं है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर चल रही है। अगला बैंक देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पर, आई थिंक 36 पर बाइंग थी यहाँ पर। थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं इसका, चार्ट क्या था, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बाई लाइन थी। तो आप देखोगे कि मार्केट बिल्कुल, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने ये चार्ट यहाँ पर डाला था सितंबर अक्टूबर में, और ये बिल्कुल परफेक्ट बाई लेवल को इसने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहा है, एंड होपफुली 66 टारगेट तो इसको अचीव डायरेक्टली कर लेना चाहिए बिना किसी करेक्शन के। अब क्योंकि टारगेट के पास है तो डेफिनेटली बाइंग तो नीचे है, बाइंग तो जा चुकी है। तो अब हम कहाँ टारगेट देखेंगे, कहाँ बाइंग देखेंगे ये हम देखते हैं। सिमिलरली मैं टारगेट के ऊपर एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहाँ कहीं थोड़ा सा रिजेक्शन फेस करे। ठीक है, यहाँ कहीं मार्केट रिजेक्शन फेस करे, करेक्शन करे और वापस इस बाई जोन के आसपास आए। ठीक है, वापस जो है प्राइस यहाँ पर आए। अगर इस जोन के आसपास आता है, मतलब 50 से 55 रुपए के आसपास अगर ये वापस आता है आने वाले दिनों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये एक अच्छा बाई सेटअप जो है यहाँ पर बना सकता है मेरे हिसाब से। अगला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मैं लगभग पिछले 1 महीने से लगातार बार डाल रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया जा रहा है। और पूरा मैंने इसको 630 से लेके 600 के आसपास मैंने इसमें जो है बाइंग करी है, मैंने अपनी बाइंग करी है इसमें। ठीक है, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जब मैं बाइंग कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से बाई कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी से बाई कर रहा हूँ, मैं अपने लिए ट्रेड कर रहा हूँ। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके एजुकेशन के लिए है। हाँ, आप इन सारी चीज़ों को देखकर अपने लिए पर्सनली अपने स्टॉक्स पर प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने लिए अपने टारगेट बना सकते हो। और फ्रंट पेज या ट्रेडिंग व्यू जो हमारे पास एप्लीकेशन है इसमें पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आप कर सकते हो। देखो मेरे SBI में तो स्ट्रेट टारगेट है कि 700 शॉर्ट टर्म है, 760 जो है वो मिड टर्म पहला टारगेट है, बट मेरा एक्चुअल टारगेट 900 का है। ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा भी है रोड टू 900 बिगिंस अबव दिस। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट स्लोली जाए, बट फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो मार्केट ने कल ही जो है अपना जो रिसेंट हाई था उसको टारगेट किया है। ये जो हाई था अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कल इसको टच किया, तो डेफिनेटली कुछ दिन आने वाले दिनों में ये फिर से जो है 630 और 650 के पास कंसोलिडेशन कर सकता है आगे बढ़ने से पहले। सो कहने का मतलब क्या है, मार्केट फिर से यहाँ पर थोड़े दिन कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर सकती है। अगर स्ट्रेट ऊपर जा रही है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी जा रही है तो कंसोलिडेट करके जाना चाहिए। पर मैं इसको किसी भी नज़रिए से इस रेंज के नीचे नहीं देख रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि 630 620 से नीचे प्राइस को वापस एनी टाइम सून जाना चाहिए। तो जो इंडेक्स है वो बिल्कुल सही रिकमेंडेशन कर रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन और उसके बाद ये सारे स्टॉक्स जो हैं ऊपर की तरफ आगे बढ़े तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कैनरा बैंक, आई थिंक ये चार्ट मैं बहुत टाइम बाद ओपन कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी एक ट्रेड मैंने पहले की थी अप्रैल में, उसके बाद से मैंने इसमें कोई खास ट्रेड नहीं करी, कोई खास बढ़िया एंट्री मुझे दिखाई नहीं दी थी इस वजह से। ठीक है, तो कैनरा बैंक में अगर हम देखेंगे तो मार्केट काफ़ी ऊपर है। इसे पिछले चार्ट को हटा देते हैं। मार्केट ऑलरेडी पिछले जो हाईज हैं उनको स्वीप कर रही है।
तो जब प्राइस ऑलरेडी इतना पंप्ड है तो मैं बिना करेक्शन के तो बिल्कुल बाई नहीं करूंगा। आई विल वेट कि यहाँ पर मार्केट जो है कोई एक स्विंग हाई बनाए, ठीक है। अगर यहाँ कहीं कोई स्विंग हाई बनाती है तो मैं इस लो को कंसीडर करते हुए इसकी फेयर वैल्यू के हिसाब से ज़रूर इसमें ट्रेड देखना चाहूँगा। तो फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली आप अपनी फिबोनाची को यूज़ कीजिए और मान लेते हैं 550 के आसपास अगर ये अपना हाई बनाता है तो 350 से लेके 420, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक पिछला हाई है जो कि पिछला स्विंग हाई जब ब्रेक हो जाता है तो उसके नीचे कुछ भी डिस्काउंट का काम करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्राइस वापस मुझे दिखाई देता है तो ये सिमिलर चार्ट लग रहा है जैसे आप लोगों ने देखा, हमने शुरू में देखा, अगर आपको याद हो तो पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स हमने देखा, ठीक है। देखो लेवल ब्रेक करने के बाद लगातार 3 महीने से ऊपर चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कैनरा बैंक देखें तो जो लेवल है इसको ब्रेक करने के बाद 3 महीने से लगातार ऊपर चल रहा है। तो सिमिलर है कि अगर थोड़ा सा करेक्शन दे, यहाँ कहीं दे एंट्री तो बहुत बढ़िया है, पर फिलहाल के लिए काफ़ी ऊपर जा चुका है। लेकिन अगर जो लोग होल्डर्स हैं, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी इन बैंकिंग सेक्टर्स में, तो उन लोगों के लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि बस उनके मजे आ गए, बस मैं यही बोल सकता हूँ और क्या बोलूँ, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर बैंक जो है ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लिए गवर्नमेंट इतने सारे प्रोजेक्ट्स निकाल रहा है तो डेफिनेटली इसको तो बढ़ना है ही है, ठीक है। इजीली इसको अपना ऑल टाइम हाई अचीव कर लेना चाहिए। मुझे कोई डाउट नहीं है कि आने वाले दिनों में हम इसको जो है ऑल टाइम हाई के आसपास देखेंगे, यानी कि अगर ये 198 या 200 के आसपास दिखाई दे रहा है तो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बाइंग कहाँ करेंगे, सिमिलर पिछला जो कंसोलिडेशन ब्रेक करा इसको रिटेस्ट करे, एक बढ़िया एंट्री दे हमें यहाँ पर 95 से 71 के बीच में अगर हमें एक एंट्री मिल जाए तो बहुत ही शानदार एंट्री है मेरे हिसाब से। प्रैक्टिस करने के लिए नज़रिए से, सीखने के नज़रिए से अगर मार्केट इस तरह से जाके टारगेट करे तो बहुत ही बढ़िया। आई थिंक मार्केट जो है इस लेवल के आसपास से करेक्शन शुरू कर सकता है, इस तरह से करेक्शन शुरू करना चाहिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल एसबीआई जहाँ तक हमने देखा जो कि मार्केट के जो है एंट्री के बहुत पास है, जहाँ पे एंट्री बढ़िया बन सकती है। आईओबी में हमें एंट्री सही मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा फिलहाल जो है ये बहुत बढ़िया बैंक है, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर आप देखोगे तो इसके तो अगर आप हम ध्यान से देखें तो मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन ही किया है। मतलब कि ऐसे स्टॉक्स खासकर अच्छे होते हैं जिनके अंदर कोई बुल रैली अभी तक आई ना हो, ठीक है ना। तो इस स्टॉक के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट में बुल रैली जो आ रही है वो पहली बार आ रही है और बहुत ही बढ़िया रैली आ रही है। तो आई थिंक कि ये तो इजीली अगर हम देखें तो 670 से लेके 820 यहाँ तो इसको पहुँचना चाहिए। तो इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री मैं बिल्कुल देखना पसंद करूँगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी भी मार्केट के पास अच्छा खासा जो है मूवमेंट बाकी है, 20% से लेके 50% के आसपास। सिमिलरली बिल्कुल इंडेक्स की तरह, इसीलिए ये इंडेक्स को चेक करना इतना ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि वो आपको लगभग परफेक्ट एंट्रीज दे देता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत ही बढ़िया चार्ट बना है, ठीक है। और इजीली मेरे को लगता है कि मार्केट जो है 665 या 813 के आसपास इसको जाना चाहिए। अगर एक भी करेक्शन इसमें आता है तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ अपनी वॉच लिस्ट में भी, और मैं यहाँ पे अलर्ट भी लगा दे रहा हूँ आप लोगों के सामने ही। तो मेरे हिसाब से अगर ये फरवरी में एक करेक्शन बढ़िया करे 480 490 के नीचे आके 450 तक भी चलेगा, बहुत ही बढ़िया एंट्री है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे लगता है कि मिल सकती है इंडियन बैंक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अगर हम देखें यहाँ पर तो इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है जो कि 2014 या 2015 में बनाया था। ये हम 2015 में ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि ये ब्रेक कर रहा है। बहुत ही शानदार चार्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो मार्केट लगभग 2009 के लोज के आसपास होके आई है ना। जो इसका लिस्टिंग प्राइस रहा होगा, पहले दिन का जो प्राइस रहा होगा, लगभग उसके आसपास तक प्राइस होकर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें कोविड क्रैश के अंदर सबसे अच्छी चीज़ इन सब स्टॉक्स में क्या हुई कि इन्होंने अपने पिछले साल के सारे बायर्स को पैनिक करके लगभग मार्केट से निकाल दिया, जिसने कि फ्रेश इन्वेस्टर्स को इसने इनवाइट किया होगा, फ्रेश बड़े वेल्स इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बाइंग करी होगी जो कि इस रैली को ड्राइव कर रहे हैं। और जब वो ड्राइव कर रहे हैं और ऑल टाइम हाई के ऊपर लेके जा रहे हैं तो बहुत ही इजीली आप फिबोनाची से इसके नेक्स्ट लेवल्स निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से 350 से 400 का प्राइस बैंक ऑफ बड़ौदा में बिल्कुल अचीवेबल है और आने वाले टाइम में हम लोग जो है पीएसयू बैंक्स को यहाँ पर देख सकते हैं,
ठीक है। सो बस मैं देखो ये वीडियो जो आपके लिए बना रहा हूँ इस वजह से बना रहा हूँ कि आप लोग इस तरह से अपने चार्ट्स को एनालाइज करें, उनका एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पहले देखें, फिर आप जाकर छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर अपने हिसाब से उसके अंदर जो है प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, देखें कि किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। सो यहाँ पर बड़ा इजीली दिख रहा है कि मार्केट अभी जो 230 का प्राइस लेवल ब्रेक करके गई है, उसने गेट्स ओपन कर दिए हैं मार्केट के लिए यहाँ से लगभग 350 से 422 जाने के लिए। तो 2-3 चार्ट तो बहुत ही शानदार निकले हैं पीएसयू बैंक्स के। आई थिंक 35% से लेकर 65% तक का मूव इसमें इजीली अचीवेबल मुझे लग रहा है। तो इसको भी मैं अपनी ग्रीन वॉच लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, जिससे कि ये मेरे सामने बार बार रहे। और एक अलर्ट भी लगा देते हैं यहाँ पर, अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं भूलूंगा भी नहीं, ठीक है ना। इस तरह से मैं या तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर अलर्ट लगा देता हूँ, या फिर मैं अपने डायरी में नोट डाउन कर लेता हूँ, या फिर मैं अपना जर्नल है वहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये स्टॉक अच्छा लगा, और उसके अंदर मैं अपना अलर्ट ऐसे लगा के रखता हूँ। तो कुछ स्टॉक्स हमने यहाँ पर देखे पीएसयू बैंक्स में, कुछ और भी जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है हमारे पास, बैंक ऑफ इंडिया है। उन सारे स्टॉक्स में भी अगर आप देखोगे तो लगभग सिमिलर सा स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन दो स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, ये दोनों बैंक तो बहुत ही शानदार लगे मुझे, क्योंकि ये दोनों ऑल टाइम हाई के ऊपर जस्ट अभी चलना स्टार्ट किए हैं। उसके अलावा बाकी 2-3 बैंक मेरी नज़र में है, जैसे पीएनबी हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, इन सब में मैं डेफिनेटली करेक्शन का वेट करूँगा, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम पर प्लान करूँगा कि इसमें किस तरह से हम लोग अपनी एंट्री लेकर इस स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और जो पीएसयू बैंक्स ये जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ये जो ट्रेंड लेके जा रहे हैं आगे की तरफ, आई होप कि इस सारे ट्रेंड का यूटिलाइजेशन आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। सो अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके हैं, ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी डिस्कशन कर सकते हैं कि ये वाले स्टॉक्स जो हैं जो कि मुझे अच्छे लग रहे हैं, जिनके अंदर हमें ट्रेंड क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें से किसके अंदर जो है हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के डिस्कशन के बाद ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है, और आप यहाँ पर प्रॉफिट जैसी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं उसके साथ ही लॉस का भी चांसेस होता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो करें समझदारी से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें, और इस वीडियो का यूटिलाइजेशन सिर्फ सीखने के लिए करें। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना वीडियो को जरूर मत भूलें। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैं अभी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में जो भी स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, अपने नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। पीएसयू बैंक्स के बारे में इतना ही। बाकी आगे और वीडियोस देखने के लिए, और कंटेंट के लिए, और एजुकेशनल कंटेंट के लिए भी, और अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स के लिए वीडियो भी मैं लाता रहूँगा। सो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय।